अच्छा जी, आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे सिर्फ पेज का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आज मैं थोड़ी सी कोडिंग के अंदर फॉर्मेटिंग करूँगा। फॉर्मेटिंग से मतलब क्या होता है कि कोड हमारा ज़रा लिखा हुआ खूबसूरत नज़र आए। समझ आ गई फॉर्मेटिंग की? यानी कि अब ये यानी हमने एक ही लाइन यानी कि एक दूसरे के नीचे सारे टैग लिख दिए। ये एक नॉर्मल डिज़ाइन है कोडिंग का। ये भी वर्क कर रहा है जैसे कल हमने बनाया था, लेकिन मैं हेड के शुरू में क्लिक करके टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। फिर ये टाइटल के शुरू में क्लिक कर दिया टैब, और इसको इस तरह से। अभी ये मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। ये इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये चीज़ यानी कि थोड़ा सा आपका कोडिंग जो है ये पढ़ने में आसान हो जाए या पढ़ने में देखने में अच्छी लगे, उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंडेंट बोलते हैं, इंडेंटेशन। समझ आ गई जी। तो ये हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। इसको मैंने सेव किया और अभी ये बिल्कुल यानी कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की, तो सिम नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आज हम दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को कवर करना है हमने। तो पैराग्राफ का टैग, ये टैब के साथ मैं आगे जा रहा हूँ, कर्सर आगे जाता है। तो ये हमने बॉडी के अंदर पैराग्राफ का टैग लगाना है। तो ये पी का टैग ऑन किया और यहाँ से पी का टैग क्लोज किया। यानी ये पी टैग जो है ये पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे मैंने उसकी क्लोजिंग कर दी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो पैराग्राफ कंसिडर होगा। यहाँ पे इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने का कल तरीका बताया था कि ये शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने, अभी ये कर्सर मेरा इस जगह पे है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने पेस्ट किया और कंट्रोल एस से सेव हो गया। इधर आके मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो ये मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया। ठीक हो गया जी। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ की कॉपी कर लेता हूँ। ये इस तरह से माउस के साथ, माउस का बटन दबा के ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, और कर्सर मैंने यहाँ पे लाया हूँ दोबारा, और ये टैब से आगे और इधर दूसरी दफ़ा पेस्ट। फिर एंटर करके टैब के साथ ही आगे और फिर पेस्ट, फिर ये टैब के साथ और इधर पेस्ट। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हमने 4 पैराग्राफ बनाए। इस जगह पे हमारा पहला पैराग्राफ स्टॉप हो रहा है। जब हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दरमियान में खाली जगह आएगी। समझ आई बात की? अगर आप पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया यानी आगे इसके जगह नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी राइटिंग। लेकिन जब आप पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर देंगे और उसके बाद कोई चीज़ और डालेंगे, हेडिंग डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस उसमें आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ इस पैराग्राफ के बाद, ये H1 वेलकम टू पाकिस्तान, यहाँ पे H1 क्लोज, कंट्रोल एस से सेव, रिफ्रेश किया। अब देखें इसके ऊपर स्पेस आ गई है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली स्पेस आ गई। पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो वो ऊपर जगह छोड़ देता है। क्लियर हो गया जी? तो ये हमने 4 पैराग्राफ बनाए। अब पैराग्राफ का एक ही एट्रीब्यूट है जो कि अलाइनमेंट के लिए होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, यानी ये इसकी तरतीब लेफ्ट साइड से होनी चाहिए इस पैराग्राफ की। ये अलाइन मैं राइट लगा देता हूँ तो इसकी तरतीब राइट साइड से होगी। अलाइन सेंटर, इसकी तरतीब सेंटर से होगी। और चौथा है अलाइन जस्टिफाई। इसको सेव कर दिया। अब मैंने रिफ्रेश किया है तो ये चीज़ आ गई है। अब देखें ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है, इसकी लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है। ये पैराग्राफ राइट अलाइन है तो ये राइट साइड से बिल्कुल बराबर है। ये पैराग्राफ सेंटर लाइन है तो हर लाइन सेंटर से स्टार्ट हुई है। जस्टिफाई में दोनों साइडें बराबर होती हैं।
इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें अब फर्ज करें यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये लिखता जा रहा है। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। देखा, उसमें भी स्पेस उसने डाल दी है। अगर हम लिखते जा रहे हैं तो स्पेस नहीं आएगी, जब लाइन आगे कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन स्टार्ट हो जा रही है। अब ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से, ये लाइन ऑलरेडी लेफ्ट लाइन है, यहाँ से इसको मैं लाइन सेंटर करूंगा तो ये सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन है। और इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये दोनों साइडों से बराबर। समझ आई अलाइनमेंट की? तो ये हमने 4 क्या कहते हैं पैराग्राफ बनाए थे और चारों में अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया और उनके अंदर 4 वैल्यू थी, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट अभी मैं कुछ फॉर्मेटिंग के टैग अप्लाई करने लगा हूँ। फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कि यहाँ पे बी का टैग है। बी टैग किस लिए होता है? लफ्जों को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब गहरा करना, थोड़ा सा वाज़िया करना। अब ये लाइन मैंने बोल्ड की है यहाँ पे, देखिए लफ्ज थोड़े से मोटे नजर आ रहे हैं तो ये क्लियर नजर आ रहे हैं, डार्क नजर आ रहे हैं, इसको हम बोल्ड बोलते हैं। और ये बी टैग से हुआ है, लेकिन बी टैग यूज नहीं करना। ये सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने मेंशन किया है कि बोल्ड बी से ही बोल्ड हो जाता है, लेकिन करना किससे है बोल्ड? स्ट्रॉन्ग टैग से। बी जो टैग है वो एक्सपायर हो चुका है, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे वर्क तो करेगा वो, लेकिन गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप वेबसाइट बना के सर्वर पे रखते हैं तो सबसे पहले कुछ ऑनलाइन आपके सिस्टम्स हैं जो आपकी साइट को टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट करने के बाद वो उसको प्रॉपर चलाते हैं या आपकी साइट को ऑनलाइन शो करते हैं। तो जब वो आपकी साइट को चेक करता है तो वो कोडिंग देखता है, फ्रंट उसका डिज़ाइन नहीं देखेगा। उसके अंदर एक गूगल है और एक W3C कंपनी है। यहाँ पे अगर उसको नेट अभी चल रहा है W3C, जो कि HTML का स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू साइट आपकी टेस्ट होती है। W3C मैंने ये लिखा है, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये कंपनी है। एक ये आपकी चेक करेगी, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, ये टेस्ट करने के बाद आपको बताती हैं कि साइट आपकी ठीक है या नहीं है। अब अगर मैंने अपनी कोडिंग चेक करनी है कि मैंने कोडिंग सही की हुई है तो मैं यहाँ पे इसमें पहले कोड डालूंगा और ये मुझे बता देगा कि ये इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ें हम आखिर में देखेंगे, फिलहाल इसको नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी कोड है आपका वो एक स्टैंडर्ड कोडिंग के मुताबिक होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये स्टैंडर्ड कोडिंग में अभी यूज़ हो रहा है। बी टैग पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता। क्लियर हो गया? उसके बाद लफ्ज़ों को अटैलिक करने के लिए जो पुराना टैग था वो आई था। आई से क्या होता है? लफ्ज़ अटैलिक हो जाते हैं, लफ्ज़ थोड़े तिरछे हो जाते हैं। अब ये मैंने इधर अप्लाई किया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लफ्ज़ तिरछा इसने किया है ये चीज़। अब जितना ये सिलेक्ट है ये लफ्ज़ अटैलिक हुए होंगे। पता चल गया अटैलिक क्या होता है? लफ्ज़ों को टेढ़ा कर देगा। लेकिन इसकी जगह पे अभी जो नया टैग है वो है EM, यानी आपने EM को यूज करना है। EM से क्या बनता है? एम्फसाइज। अटैलिक का दूसरा जो नया टैग है वो EM। EM से क्या बनता है? एम्फसाइज। इससे लफ्ज तिरछे हो जाएंगे यानी अटैलिक हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये भी हमने अप्लाई किया है इसमें। उसके बाद तीसरा फॉर्मेटिंग का टैग था अंडरलाइन के लिए, जो कि U हो रहा है, लेकिन ये भी इस्तेमाल नहीं करना। अंडरलाइन को हम इंशाल्लाह CSS के अंदर कवर करेंगे कि लफ्ज़ों को अंडरलाइन करने के लिए किस तरह CSS इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी आप U को ही देखें कि ये U से भी लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाता है। तो ये 3 फॉर्मेटिंग के टैग थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी मैं टैग यूज़ करने लगा हूँ ब्रेक। ये जो टैग है इसकी सेपरेट क्लोजिंग नहीं होती। समझ आई? जैसे आपने देखा ये P मैंने ऑन किया था, ये इधर मैंने इसको क्लोज किया।
यू को ऑन किया था, यू को क्लोज किया, ये पी ऑन हो रहा है, इधर क्लोज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑन हुआ था, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। ई एम ऑन हुआ था, ई एम क्लोज हो गया। लेकिन बी आर टैग को सेपरेट क्लोज नहीं किया जाता, इसको इस तरीके से लिखना है, और इस टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। यानी कि ये खुद ही ऑन हो रहा है और खुद ही यहाँ पे ही बंद किया जा रहा है इसको, यानी कि इसकी सेपरेट क्लोजिंग नहीं होती। या अगर आप कहें कि इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से इसको नहीं लिखना, ये आपका हमेशा इस तरह से ही आएगा। बी आर जब हम लगाते हैं तो इसका काम क्या होता है कि जो भी चीज़ इसके आगे होती है वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। अब ये मैंने लगाया, रिफ्रेश करूँगा तो ये इसने यहाँ से लाइन ब्रेक की है, इससे आगे लाइन थी वो अब नेक्स्ट लाइन पे चली गई। दोबारा मैं एक और यहाँ पे बी आर लगाता हूँ, 2 दफ़ा लगा देता हूँ, 3 दफ़ा हमने बी आर का टैग यूज़ किया है। अब इधर आगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, पहली लाइन इसने यहाँ पे ब्रेक की थी, फिर नीचे एक और लाइन ब्रेक की, फिर इसने एक और की, और आगे ये स्टार्ट की। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको स्पेस देनी है, यानी आगे थोड़ा सा मूव करना है नेक्स्ट लाइन पे, तो आप बी आर का टैग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। एक और टैग है इसी तरह फॉर्मेटिंग गई, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रो। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको आप सेपरेट क्लोज नहीं करते। इसका काम क्या है, जहाँ पे आप इसको लगाएंगे वहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देगा। ये इसने लाइन अभी लगाई है, समझ आ गई। अगर आप पैराग्राफ के दरमियान इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये HR लाइन लगा देगा। ये HR का टैग लगाया हमने, रिफ्रेश किया तो ये उसने लाइन लगा दी। ठीक हो गया जी। HR के अंदर एट्रीब्यूट डाल सकते हैं आप, जैसे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि लाइन का कलर रेड हो जाएगा। मैं इसका एक और एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, साइज 40, यानी कि 40 पिक्सल। पिक्सल एक यूनिट है, उसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये इसका 40 पिक्सल अब साइज है, मोटाई इसकी 40 पिक्सल है। इसकी विड्थ 500 दे देता हूँ, यानी 500 पिक्सल मैंने इसकी चौड़ाई कर दी है। ये अब ये 500 पिक्सल है। इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन सेंटर है, यानी ये सेंटर में ही शो होगी। आप इसको अलाइन लगा के लेफ्ट कर लें तो ये लेफ्ट साइड पे शो होगी। अगर अलाइन राइट करेंगे तो ये राइट शो होगी। क्लियर हो गया जी। ये दूसरे लेक्चर का पार्ट 1 था, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है। अब मैं एक नई फाइल बनाने लगा हूँ। फाइल में जाके सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब क्या होता है कि उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना। सेकंड लेक्चर पार्ट 2.html, और ये डेस्कटॉप पे नई फाइल बन गई है। अब मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर भी वही कोडिंग थी, तो लिहाजा सेम ही उसने फाइल बना दी है। अब इसके अंदर से मैं बॉडी का डाटा ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी सारा मैं वही चीज़ चाहिए, तो लिहाजा बॉडी मैंने रिमूव की है, खाली होगी। अब हम दूसरे लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस करेंगे सिर्फ, और ये कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, लिस्ट बनाना। वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं लिस्ट की, लेकिन हम सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो 2 ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का पता है आप लोग? फहरिस्त बनाना, किसी की एक लिस्ट बनाना। फर्ज करें कि सामान बाजार से लाना है तो आप लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये लिस्ट बना ली है, ये चीज़ें बाजार से ले आए, वो भी लिस्ट ही है। तो मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए UL का टैग लगाना है। UL अनऑर्डर लिस्ट बनता है, समझ आ गई UL की? UL से अनऑर्डर लिस्ट है। अब ये मैंने ऑन किया और इसकी क्लोजिंग किया है, और इसके अंदर मैंने लिस्ट के आइटम डालने हैं। लिस्ट आइटम डालने के लिए LI का टैग यूज़ करना है, और LI का टैग क्लोज करना है। यहाँ पे आइटम का नाम डालते हैं, जैसे ऑरेंज है, फिर दोबारा LI, एप्पल, LI
फिर ये li, और क्या फ्रूट होता है कोई? मैंगो। तो ये मैंने कुछ लिस्ट में आइटम डाले हैं जो कि फ्रूट्स के नाम है। अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो इसमें वो उसने शो कर दिया, ये उसने लिस्ट शो कर दी, और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ डॉट्स आ जाते हैं। इसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे। इसकी मैं कॉपी करता हूँ पूरी लिस्ट की, और यू की जगह पे ओ कर दूंगा, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑर्डर लिस्ट, इसके साथ ऑटोमेटिकली तरतीब से नंबर आते हैं। यूएल के अंदर एक एट्रीब्यूट है टाइप का, सर्कल मैंने टाइप बताई है अनऑर्डर लिस्ट की। इससे क्या होगा कि ये जो सर्कल थे वो अंदर से खाली हो जाएंगे। ये नज़र आ रहे हैं आप, तो ये उसने खाली कर दिया, ये सर्कल टाइप है। और अगर यहाँ पे दूसरी एक टाइप है स्क्वायर, ये छोटे छोटे स्क्वायर बना देगा, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दूसरी टाइप थी, और ये सिर्फ टाइप के अंदर दो ही वैल्यू है, स्क्वायर और सर्कल। अच्छा, मैं बता रहा था कि यूएल के अंदर सिर्फ टाइप डालते हैं, ये इसका एट्रीब्यूट है, और दो वैल्यू है, स्क्वायर और सर्कल। और ओएल के अंदर भी टाइप ही आती है, लेकिन इसके अंदर हम ये जैसे मैंने टाइप ए लिखी है, तो अब क्या होगा, ए बी सी डी आ जाएगा, यानी उसका टाइप चेंज कर दिया। अगर कैपिटल ए डालेंगे तो ये कैपिटल ए बी सी आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो ये क्या होगा, रोमन हिंदी इसको बोलते हैं, ये वाली, तो ये आ जाएगी। कैपिटल आई लिख देंगे तो कैपिटल में रोमन हिंदी शो हो जाएगी। तो ये टाइप इसके अंदर भी है। इसी की कॉपी करता हूँ मैं दोबारा से, और ये पेस्ट की, इसके शुरू में रख के टैब का बटन यूज़ कर, इसमें टाइप ख़त्म कर देता हूँ। सेव किया, और यहाँ पे पैराग्राफ का टैग बनाते हैं। इसके अंदर डाटा कॉपी किया मैंने, और ये पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ये पी का टैग क्लोज किया। ऊपर वाली लिस्ट को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और नीचे इसके पैराग्राफ के बाद पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे और इधर आके रिफ्रेश किया तो आपको, अभी हमने एक ये लिस्ट नहीं बनाई है और आगे ये पैराग्राफ बनाया है, दोबारा से लिस्ट बनाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है, ये 6 आइटम है इसके अंदर, और इस लिस्ट का जो पहला आइटम है वो उसके साथ 1 ना आए, 7 आए, यानी 7 नंबर आए। जैसे ये 6 है हमारे पास ऊपर, दोबारा इसी लिस्ट को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम 7 डालना चाह रहे हैं। तो इस के अंदर, दूसरी लिस्ट के अंदर आप स्टार्ट एट्रीब्यूट डालेंगे और उसको वैल्यू 7 दे देंगे। तो ये क्या होगा कि उसने 7 से अब उसका स्टार्ट ले लिया। समझ आ गई? तो ये आज का लेसन था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी क्लियर है?